क्रांति रिंकस पे आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूँ राजेश। कल हम लोग मध्य पाषाण काल को पढ़ रहे थे और कल हम लोग मध्य पाषाण काल में जो उसके भौगोलिक वितरण है उनको देखे थे, उनके कुछ उपकरण को भी देखे थे, साथ ही साथ उस समय के जो लाइफ स्टाइल्स थे, जीवन यापन थे, उनको भी हम लोग देखे थे। और हम बताए थे मुख्य तौर पे जो आपके एग्जाम है वहाँ पे जो कुछ साक्ष्य है कि मध्य पाषाण कालीन कुछ साक्ष्य है, मध्य पाषाण कालीन स्थल जो है किस राज्य में स्थित है, किस जगह से किस चीज का साक्ष्य मिला है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद खास तौर पे मध्य पाषाण कालीन जो क्षेत्र है वो पशुपालन के लिए इम्पोर्टेंट है। पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले मध्य पाषाण काल में ही मिला है। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें हैं जो आप एक बार रिवीजन कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नभ पाषाण काल। क्या नभ पाषाण काल, क्या स्टार्ट करेंगे? नभ पाषाण काल। ठीक है, नभ पाषाण काल हम लोग स्टार्ट करेंगे नभ पाषाण काल। ठीक है, प्री हिस्ट्री का पार्ट है, पहले आप लोग के बीच में ये डिस्कस हो गया है। प्रागैतिहासिक भारत का एक पार्ट है और इसमें पहला चीज क्या लिखा हुआ है? खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बनने की यात्रा। हम लोग देखेंगे कि मानव शुरू में खाद्य संग्राहक का काम करता था। ठीक है, अब धीरे धीरे वो एक क्या बन गए? प्रोड्यूसर बन गए, फूड प्रोड्यूसर बन गए, खाद्य उत्पादक बन गए। ठीक है, पहले वो प्रकृति से सीधे भोजन को ग्रहण करते थे, जैसे मान के चलो जंगलों में शिकार करके भोजन करते थे। ठीक है, अब क्या हो गए? नवपाषाण काल में मानव ने क्या किया? कृषि को प्रारंभ कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ जो मध्य पाषाण काल में मानव ने जिस तरह से आपने देखा कि पशुपालन को प्रारंभ कर दिया, नवपाषाण काल में अब पशुपालन जो हो गया उसके आर्थिक स्थिति का आधार बन जाएगा। कहीं न कहीं कृषि के क्षेत्र में वो पशुओं का यूज करना शुरू कर देंगे। तो हम लोग इस क्लास में आज विस्तृत चर्चा करेंगे नवपाषाण काल पे। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी क्रम में जैसे हम लोग को पढ़ने का तरीका है, किसी भी काल को पढ़ेंगे, पहले अध्ययन करेंगे भौगोलिक वितरण को, उनके ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, उसके बाद उनके कुछ टूल्स को पढ़ते हैं, उनके उपकरण को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग उनके लाइफ स्टाइल को पढ़ते हैं, यानी कि जीवन यापन को हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग के बीच में ये पहले भी डिस्कस हो चुका है कि पढ़ने का तरीका हम लोग का यही होता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला चीज है, हम लोग देखते हैं भौगोलिक वितरण को। क्या देखते हैं? भौगोलिक वितरण को। ठीक है, हम लोग देखते हैं भौगोलिक वितरण को। और भौगोलिक वितरण में हम सबसे पहले आते हैं उधर से, उत्तर पश्चिम की दिशा से आते हैं। ठीक है, जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है उधर से आते हैं। तो देखो पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है मेहरगढ़, बलूचिस्तान का एक जगह है, पाकिस्तान का क्षेत्र बलूचिस्तान आता है और वहां पे एक जगह है मेहरगढ़। क्या पड़ता है? मेहरगढ़। ठीक है, क्या होता है? मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ में एक क्षेत्र पड़ता है बलूचिस्तान। वहां पे कहा जाता है कि लगभग में, अभी हम क्या बताए थे, देखो जो मध्य पाषाण कालीन समय सीमा है, कालखंड है, क्या है? 7000 बीसी से 2000 या 1500 बीसी माना जाता है। इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से जो है भारत में कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है। तो पाकिस्तान में एक क्षेत्र है मेहरगढ़, जो क्या है? नभपाषाण कालीन स्थल है। नभपाषाण कालीन स्थल है मेहरगढ़ की। बलूचिस्तान क्या है? भारत के नभपाषाण कालीन स्थल है। वहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है वहां से कि वहां पे भारत के सबसे पहला कृषि का पुराना साक्ष्य मिला है। भारत में कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य कहां से मिलता है? तो आपका आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। क्या? मेहरगढ़। क्या क्या मिलता है? देखो गेहूं, जौ और कपास की खेती की शुरुआत यहां पे देखने को मिलता है। गेहूं, जौ और कपास की खेती की शुरुआत कहां से देखने को मिलता है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। क्वेश्चन पूछता है कि कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य भारत के किस जगह से मिलता है? तो मेहरगढ़ से मिलता है।
यहाँ पे एक चीज और मिलता है, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान। याद रखेंगे, यहां से मकानों के अवशेष भी मिलते हैं। आपने क्या देखा था, क्या देखा था बताओ? जैसे पूरा पाषाण काल है, उसमें किसी भी अस्थायी जीवन का साक्ष्य नहीं मिलता है। वहां पे न तो किसी का घर है, किसी भी तरह के आवास का ये नहीं मिलता है। उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल में हम क्या बोले थे? लकड़ी का घर, साथ ही साथ फिर और क्या बोले थे? मिट्टी का घर का अवशेष मिलता है। लेकिन देखो यहाँ पे मकानों का अवशेष, आयताकार मकानों का अवशेष देखने को यहां से मिलता है। कच्ची ईंटों के आयताकार मकानों का अवशेष कहां देखने को मिलता है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। तो दो चीज, कृषि हो गया, कच्ची ईंटों के आयताकार मकानों का अवशेष कहां देखने को मिलता है? मेहरगढ़ से। कब्र में व्यक्ति के साथ बकरी दफनाने का साक्ष्य इंपॉर्टेंट है। पहला चीज आपने क्या देखा? पहला चीज आपने देखा कृषि, कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य, कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। दूसरा आपने क्या देखा? कच्ची ईंटों के, पक्की ईंट नहीं बोल रहे, कच्ची ईंट, कच्ची ईंटों के आयताकार, आयताकार मकानों के अवशेष, मकानों के अवशेष। पक्की ईंट का कहां आएगा बताना? जब हम लोग हड़प्पा काल पढ़ेंगे वहां पे फिर पक्की ईंट आना शुरू हो जाएगा। अभी कच्ची ईंटों के आयताकार मकानों का अवशेष मेहरगढ़ से देखने को मिलता है। तीसरा, व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के साथ बकरी दफनाने का साक्ष्य, बकरी दफनाने का साक्ष्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े। मेहरगढ़ कहां पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। क्या मिलता है वहां पे? कौन सा स्थल है? ये थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यूपी का एक क्षेत्र है, उत्तर मध्य भारत के प्रमुख स्थल। ठीक है, तो यूपी का एक क्षेत्र है, यूपी में एक बेलन घाटी पड़ता है। ठीक है, तो बेलन घाटी के, यानी कि ये विंध्य पर्वत के, विंध्य क्षेत्र के नजदीक में है, बेलन घाटी के आसपास ही है, यूपी में ही है। ठीक है, तो उतना नहीं याद है, बस यूपी याद रखिएगा। यूपी में एक जगह पड़ता है, ठीक है, जो बेलन घाटी के आसपास है और विंध्य क्षेत्र के करीब आता है। ये यूपी में कोल्डीवा, क्या है? कोल्डीवा कहां पे पड़ता है? यूपी में। कैसा स्थल है? नवपाषाण कालीन स्थल है। विश्व में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग में यही से मिलता है। यह गंगा घाटी के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? आपका आंसर क्या होगा? कोल्डीवा, कोल्डीवा, कोल्डीवा कहां पड़ता है? यूपी में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपने क्या देखा था? इससे पहले क्या देखा था आपने बताओ? अभी जस्ट मेहरगढ़ को पढ़ा था, और मेहरगढ़ में आपने क्या देखा था? भारत में सबसे पहले कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? कोल्डीवा से मिलता है। याद रखेंगे। अब आता है मध्य गंगा घाटी। कहने का मतलब हम क्या बोले, जो ये तीनों स्थल है ना, पाषाणकालीन स्थल जो भी होंगे, किसी न किसी नदी घाटी के आसपास ही होंगे। क्यों होंगे, हम इस पे डिस्कस किए थे कल। ठीक है, तो मध्य गंगा घाटी में बिहार है। बिहार में शायद चिरौंद जगह है, सारण के आसपास। ठीक है, ये जगह पड़ता है शायद सारण में, आप लोग चेक कर लेंगे। सारण में एक जगह पड़ता है चिरौंद, शनिवार पड़ता है सासाराम में। कहां पड़ता है? सासाराम में। ठीक है, चिरौंद पड़ता है कहां पे? बिहार में एक जगह है चिरौंद, कहां पड़ता है? सारण में पड़ता है। शनिवार पड़ता है कहां पे? सासाराम में पड़ता है। ठीक है, ये दोनों जगह से प्रचुर मात्रा में हड्डी के औजार का साक्ष्य मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बीपीएससी दे रहे हैं, जो बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चिरौंद जो कहां पड़ता है? सारण में पड़ता है। शनिवार कहां पड़ता है? सासाराम में पड़ता है। कैसा स्थल है? नवपाषाण कालीन स्थल है। यहां से क्या देखने को मिलता है? दोनों स्थान से हड्डी के औजार बहुत ज्यादा मात्रा में,
हड्डी के औजार बहुत ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में हड्डी का औजार चिरौंद में देखा जाता है। चिरौंद में, ऐसे चिरौंद और शनिवार दोनों जगह से हड्डी की औजार का साक्ष्य देखने को मिलता है। यदि सबसे ज्यादा पूछे तो चिरौंद में सबसे ज्यादा हड्डी के औजार का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, चिरौंद और शनिवार दोनों आ जाए तो दोनों आंसर लगा देना है। ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे, चिरौंद और शनिवार से प्रचुर मात्रा में हड्डी के औजार का साक्ष्य मिलता है। कैसा क्षेत्र है? नभपाषाण कालीन स्थल है। कैसा है? नभपाषाण कालीन स्थल है। यहां से एक चीज और क्या है, चना और मूंग की खेती का प्रमाण मिलता है, ये भी याद रख लेंगे। चना और मूंग की खेती का प्रमाण कहां से मिलता है? चिरौंद और शनिवार से, यानी कि बिहार से चिरौंद और शनिवार से चना और मूंग की खेती का प्रमाण मिलता है। आपको क्या क्या बताया अभी बताओ। पाकिस्तान में मेहरगढ़ को बताए, हमने बताया आपको पाकिस्तान में मेहरगढ़ है। यूपी में क्या है? कुलडीवा, याद रख लेंगे। कुलडीवा से क्या मिला है? इंपॉर्टेंट है, कुलडीहवा, कुलडीवा है। बिहार से क्या था बताओ? बिहार में कौन है? चिरौंद और क्या? शनिवार। क्या है? शनिवार। ठीक है, चिरौंद और शनिवार याद रख लेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़े बताओ। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहां से क्या साक्ष्य मिला है, ये थोड़ा सा अपने दिमाग में आप रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है इससे। आ जाते हैं अब थोड़ा सा कश्मीर वाले क्षेत्र में जाते हैं, बुर्ज-ओम गुफर कराल पे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहला है, देखो बुर्ज-हम और गुफ कराल से कहां पे पड़ता है? क्वेश्चन सबसे पहला यही पूछ देगा कि बुर्ज-होम है और गुफर कराल है, ये कैसा स्थल है? तो क्या आंसर देंगे? नभपाषाणकालीन स्थल है। कैसा है? नभपाषाणकालीन स्थल है। पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा पूछता आपसे क्वेश्चन कि बताओ पिट डॉयलिंग गर्त आवास का साक्ष्य नभपाषाण काल में देखने को मिलता है। पिट डॉयलिंग का साक्ष्य कहां देखने को मिलता है? नभपाषाण काल में देखने को मिलता है। और किस स्थान पे देखने को मिलता है? तो बुर्ज-होम और गुफर कराल दोनों स्थान पे गर्त आवास का साक्ष्य देखने को मिलता है। अब गर्त आवास क्या होता है? जैसे मान के चलो ये जमीन है, जमीन के अंदर क्या करता है लोग, ये जमीन है, इस जमीन के अंदर गड्ढे बना करके लोग अंदर में रहते थे, इसी को बोलते थे, मतलब जमीन को खोद करके उसके अंदर जा करके लोग रहते थे। हो सकता है उस समय में जंगली पशुओं के डर से लोग जमीन के अंदर गड्ढे बना करके रहते होंगे, बहुत सारा कारण हो सकता है। तो हमें बस ये याद रखना है कि जमीन के अंदर गड्ढे करके रहने का साक्ष्य, जिसको हम लोग पिट डॉयलिंग बोलते हैं, गर्तावास बोलते हैं, वो कहां से मिलता है बताओ? बुर्ज-होम से। कहां से? बुर्ज-होम से प्लस कहां से? गुफ कराल से। कहां पड़ता है ये दोनों? जम्मू कश्मीर में पड़ता है, याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट डॉयलिंग का साक्ष्य कहां से मिलता है? बुर्ज-होम और गुफ कराल से। एक और इंपॉर्टेंट, बुर्ज-होम से एक चीज और इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखेंगे इसको। बुर्ज-होम से तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं करवा रहा हूं, खास करके एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। बुर्ज-होम में मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है। मालिक के साथ क्वेश्चन पूछेगा, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिलता है? दफनाने का प्रमाण कहां से मिलता है? साक्ष्य कहां से मिलता है? बुर्ज-होम से मिलता है। मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहां से मिलता है? बुर्ज-होम से मिलता है, याद रख लेंगे। ठीक है, और बुर्ज-होम से हड्डियों से निर्मित परिष्कृत औजारे का बहुतायत में प्रयोग, मतलब यहां से कहा जाए तो ये याद रखना। देखो होता है, हम बताते हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे मान के चलो, अब हम जैसे बुर्ज-होम और गुफर कराल है, यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? हड्डी से निर्मित औजार भी मिलता है, और कहीं और देखने को भी मिल सकता है। तो हमें क्या याद रखना, जो कुछ यूनिक है, जहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पहली बार मिला है, ठीक है, कुछ अलग है, बहुत ज्यादा मात्रा में मिला है, तो हमें ये थोड़ा सा याद रखना है ताकि एग्जामिनर वो क्वेश्चन बना सके। अब देखो, हड्डियों से निर्मित परिष्कृत औजार का बहुतायत प्रयोग, ये भी याद रख लेंगे। कहेगा हड्डियों से निर्मित
परिष्कृत औजारों का बहुतायत प्रयोग कहां देखने को मिलता है? तो बुर्ज-होम में देखने को मिलता है। बुर्ज-होम और क्या बोलते हैं, गुफा-कराल दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रख लेंगे। लेकिन यहां पे हम दो चीज इंपॉर्टेंट बता दिए हैं कि पिट डॉयलिंग का साक्ष्य कहां से मिला है? बुर्ज-होम और गुफा-कराल से। मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला है? बुर्ज-होम से मिला है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ याद हो ना हो, ये दोनों इंपॉर्टेंट याद होना ही चाहिए। एक इंपॉर्टेंट ये भी है, गुफा-कराल। गुफा-कराल याद रखेंगे कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। कैसा क्षेत्र है? नवपाषाण कालीन क्षेत्र है। कुम्हार की गुफा कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य मिला है। कुम्हार क्या गुफा-कराल को एक मिनट देख लेंगे आप। गुफा-कराल जो होता है, गुफा-कराल, गुफ क्या बोलते हैं इसको? गुफ-कराल। गुफा-कराल को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? कुम्हार का गुफा। कुम्हार का गुफा। कुम्हार का गुफा कहा जाता है। कुम्हार का गुफा किसे कहा जाता है? गुफा-कराल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे मिट्टी से जो बर्तन का निर्माण होता था, बहुत ज्यादा मात्रा में होता था, कुम्हार करते होंगे, तो इन्हीं को नाम दे दिया गया कुम्हार का गुफा। कुम्हार का गुफा। तो आपका एक क्वेश्चन है आपसे कि बताइए, बर्तन का साक्ष्य, बर्तन का साक्ष्य सबसे पहले कहां देखने को मिलता है? मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य सबसे पहले कहां देखने को मिलता है? आप इसका आंसर कमेंट में जरूर करेंगे। हम बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट था, वहां बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। आप इसका आंसर कमेंट में जरूर करेंगे। तो यहां पे क्या है? कुम्हार का गुफा किसको कहा जाता है? गुफा-कराल को कहा जाता है। गुफा-कराल को कहा जाता है। और यहां पे और क्या देखने को मिलता है? कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य भी देखने को मिलता है। कृषि प्लस पशुपालन, ये भी याद रहे तो ठीक है, लेकिन यहां पे क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है? गुफा-कराल से क्या देखने को मिलता है? कुम्हार का गुफा। क्या देखने को मिलता है? कुम्हार का गुफा। तीन याद रख लेंगे। बुर्ज-होम और गुफा-कराल को यहां क्या देखने को मिलता है? गर्तावास। गर्तावास मतलब जमीन के अंदर घर बना के रहने का साक्ष्य बुर्ज-होम और गुफा-कराल दोनों से मिलता है। बुर्ज-होम से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिलता है। गुफा-कराल को कुम्हार का गुफा कहा जाता है। ये तीन तीन चीज को एकदम दिमाग में फिट कर लेंगे। ये आपसे, आपके दिमाग से निकलना नहीं चाहिए, इतना कम से कम याद होना चाहिए। इससे ज्यादा याद कर पाते हैं तो अच्छी बात है। तो ये हो गया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। छठा, अब थोड़ा सा दक्षिण पूर्वी भारत, यानी कहने का मतलब साउथ इंडिया और जो पूर्वी भारत है, इधर वाला पार्ट, असम तरफ का जो भाग है, उसके बाद ये वाले देखेंगे, पूर्वोत्तर को देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, और दक्षिण के तरफ को देखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग देखे थे जो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, वहां से भी कहीं ना कहीं पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग है, वहां से भी कुछ ना कुछ साक्ष्य मिला है, ठीक है। वहां से भी कुछ ना कुछ जो पाषाणकालीन स्थल है, जो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण कालीन स्थल देखने को मिलता है, और नवपाषाण काल में भी यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, कर्नाटका, ये सारे क्षेत्रों में नवपाषाण कालीन स्थल देखने को मिलेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, पूरा पाषाण काल में मिलेगा, वहां यदि रहेगा तो मध्य पाषाण में रहबे करेगा, नवपाषाण में वहां पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आप एक चीज थॉट डेवलप कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं कि जो पाषाण कालीन स्थल है वो लगभग में भारत के हर जगह से मिलता है, चाहे साउथ इंडिया हो, दक्षिणी भारत हो, चाहे पूर्वोत्तर भारत हो, चाहे वो उत्तरी भारत हो, ठीक है, सब जगह से मिलता है। तो थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं क्या बोलते उसको, इस पे दक्षिण भारत की एक जगह है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। क्या है बताओ? कर्नाटक। याद रखेंगे क्या है? कर्नाटक। क्या है बताओ जल्दी? कर्नाटक। कर्नाटक को याद रखेंगे। कर्नाटक में कितने जगह बताओ? कर्नाटक में कितने जगह बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक, आप याद रख लेंगे इसको। जैसे मान के लो कर्नाटक में है, जैसे मास्की है, ब्रह्मगिरी है, हल्लूर है। आप कम से कम ये जरूर याद रखिए कि इंपॉर्टेंट कौन कौन है। मास्की पूछ देगा, जो मास्की है कैसा स्थल है? नवपाषाण कालीन स्थल है। ब्रह्मगिरी कैसा स्थल है? नवपाषाण कालीन स्थल है। हल्लूर कैसा स्थल है? नवपाषाण कालीन स्थल है। कहां पे है? कर्नाटक में है। कहां पे है? कर्नाटक में है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। क्या मेरी बात आप समझ?
ज्वार बाजरा राख का ढेर यहां से देखने को मिलता है। आप थोड़ा सा यहां पे याद रखेंगे कुछ चीज को। जैसे मैं बता रहा हूं कि कर्नाटक है, कर्नाटक में कौन कौन से नवपाषाण कालीन स्थल है? पहला बताओ मॉस्की है, मॉस्की है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? ब्रह्मगिरी है, आप नाम सुने होंगे ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ठीक है, तो इससे ही याद रख सकते हैं आप। तीसरा क्या है बताओ? तीसरा बताओ हल्लूर है। क्या है? हल्लूर है। एक और इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इसको आप भिभिया लगा लेंगे, यहां पर नहीं दिया हुआ है तो इनको याद रख लेंगे आप। पिकली हॉल, क्या याद रखेंगे? पिकली हॉल, क्या याद रखेंगे? पिकली हॉल, पिकली हॉल, इसको याद रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? यहां पे ऐड कर लेंगे आप पिकली हॉल। क्या याद रखेंगे इसको? पिकली हॉल। क्या? पिकली हॉल। क्यों इंपॉर्टेंट है सुनो, ये जो पिकली हॉल है इनको राखों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राख का टीला कहा जाता है, राख का टीला कहा जाता है, राख का टीला कहा जाता है। यहां पे लिखा हुआ है राखों का ढेर एस मॉन्ट्स किसको कहा जाता है? पिकली हॉल को कहा जाता है, पिकली हॉल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता होगा? हो सकता है वहां पे क्योंकि जो नवपाषाण कालीन स्थल है, मध्य पाषाण काल क्षेत्र है, ये दोनों में क्या है? पशुपालन हो रहा है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां के लोग पशु को पालते होंगे और उनका गोबर एक सूख गया होगा, उनमें वो आग लगा दिए होंगे, ठीक है, तो ये क्योंकि आग का खोज तो हो चुका है ना, तो कहीं ना कहीं राख का ढेर यही है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताओ पिकली हॉल कैसा स्थल है? नवपाषाण कालीन स्थल है। क्या कहा जाता है? राखों का ढेर कहा जाता है, इस मॉन्ट्स कहा जाता है। मॉस्की कहां पे है? कर्नाटका में है। कैसा स्थल है बताओ? नवपाषाण कालीन स्थल है। ब्रह्मगिरी कहां पे है? कर्नाटका में है। कैसा स्थल है? नवपाषाण कालीन स्थल है। हल्लूर कहां पे है? कर्नाटका में है। कैसा स्थल है? नवपाषाण कालीन स्थल है। तो मॉस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, पिकली हॉल याद रख लेंगे। तो और बाकी ये तीनों जगह जो है जहां मॉस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर है, ये बाद में चारों जगह से क्या मिलता है? रागी, ज्वार, बाजरा। तो ये तीनों को क्या लिख लेंगे हम लोग? ये तीनों से क्या मिलता है? चारों लिख लो। क्या क्या मिलता है? रागी, ज्वार, बाजरा। तो देखो तुम कुछ यहां पे सोच पा रहे हो, दक्षिणी भारत में ही क्या मिलता है? मोटे अनाज का साक्ष्य सबसे पहले मिलता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, बताओ मोटे अनाज का साक्ष्य कहां से मिलता है? दक्षिणी भारत के कर्नाटक से, मॉस्की से, ब्रह्मगिरी से, हल्लूर से, पिकली हॉल से, ठीक है, ठीक है। पिकली हॉल को और क्या कहा जाता है? राख का टीला कहा जाता है, सीधी सी बात है। आंध्र प्रदेश में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? आंध्र प्रदेश में क्या इंपॉर्टेंट बताओ? जगह है, उतनूर है, पल्लवाय है, कलवाई है, याद रहे तो याद कर लेना। कौन कौन सी जगह है? उतनूर, पल्लवाय, कलवाय, पल्लवाय, कलवाय, ये तो अनुमान लग जाएगा ना, ऐसा नाम ही है कि आंध्र प्रदेश में कोई अलग ही नाम है। और हम बताए थे सबसे पहले आग की खोज, याद रखना उसको, इंपॉर्टेंट है, चिंतामणगढ़ी, ठीक है। आंध्र प्रदेश पशुपालन और बस्तियों का साक्ष्य, आंध्र प्रदेश से क्या मिलता है? पशुपालन और बस्तियों का साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिलता है? आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश के जो भी स्थल है, उतनूर, पलवाय, कलवाय, यहां से पशुपालन और बस्तियों का साक्ष्य मिलता है। तमिलनाडु में एक जगह है पायमपल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, बताओ पायमपल्ली जो एक तरह से नवपाषाण कालीन स्थल है वो कहां पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। क्या मिलता है? मृदभंड कला। मृदभंड कला किसको बोलते हैं बताओ? बर्तन निर्माण, बर्तन निर्माण। सबसे पहले बर्तन का साक्ष्य कहां पे मिला था? चौपानी मांडो। कहां पड़ता है? कमेंट में लिखेंगे। तो मृदभांड कला कहां पे मिलता है? तमिलनाडु के पायमपल्ली में, ठीक है। बस इतना याद रखेंगे, जो तमिलनाडु है वहां पे कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल है? पायमपल्ली। असम, असम में क्या इंपॉर्टेंट है? असम के दो स्थल इंपॉर्टेंट है, देवजाली हार्डिंग और साराताहा। नाम से ये पूछ देता है, बहुत पूछता है कि देवजाली हार्डिंग, देवजाली हार्डिंग, क्वेश्चन पूछ देता है, क्या पता है? पूछ देता है, बताओ देवजाली हार्डिंग
ये कैसा स्थल है? नवपाषाणकालीन स्थल है। कैसा स्थल है? नवपाषाणकालीन स्थल है। नवपाषाणकालीन कैसा है बताओ? नवपाषाणकालीन, नवपाषाणकालीन, नवपाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, उसके बाद और क्या, कहां पे है? असम में है। असम में, ठीक है, क्या कहां पे है? असम में। ठीक है, हो गया। देवजाली और हार्डिंग और सरता कहां पे है? असम, जो पूर्वोत्तर भारत है। यहां से कृषि एवं पत्थर की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिलता है। कृषि एवं पत्थर की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिलता है। हम कम से कम जितने चीज को हाईलाइट किए हैं उतने चीज को पहले याद कर लेना। उसके बाद यदि बार बार पढ़ने से याद हो जाए तो बढ़िया बात है। जितना चीज इसमें दिए हैं कम से कम कौन से नवपाषाणकालीन स्थल कहां पे है वो सारा याद होना चाहिए। जैसे कर्नाटक में कौन है? मास्की है, ब्रह्मगिरी है, हल्लूर है, पिकली हॉल है। आंध्र प्रदेश में उतनूर है, पलवाय है, कलवाई है। तमिलनाडु में पायमपल्ली है। असम में देवजाली, हार्डिंग और सारता है। ये तो सबका याद होना चाहिए, चाहे वो कश्मीर का बुरजहोम हो या बुकफराल हो, चाहे वो पाकिस्तान का मेहरगढ़ हो, चाहे यूपी का बताओ क्या हो, जो भी हो, तो वो सारे का स्थल कम से कम याद होना चाहिए कि कौन से स्थल कहां पे है, क्या नाम है उसका, पहली चीज। दूसरी चीज, जितने चीज को मैंने हाईलाइट किया है नवपाषाणकालीन में, मध्यपाषाणकालीन में, पुरापाषाणकालीन में, जहां पे हम बार बार 2-4 बार रुक करके उसको रिपीट किए हैं कि इनको कम से कम याद कर लेना। साक्ष्य कहां से, कौन से साक्ष्य मिला है, ठीक है, तो उनको दिमाग में रख करके कम से कम उतना याद कर लेना। समझे मेरे भाई? उतना कम से कम आप याद कर लेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा उस समय के उपकरण पे आए हैं, क्योंकि अब मेरा जो वो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। क्या टॉपिक खत्म हो गया बताओ? एक टॉपिक खत्म हो गया है जो भौगोलिक वितरण है, उनको हम लोग देख चुके थे। अब उस पे उपकरण पे आ जाते हैं। देखो, उस समय में जो उपकरण का प्रयोग किया जाता था, घर्षित एवं चमकदार औजार, घर्षित एवं चमकदार औजार का प्रयोग किया जाता था। बताना मध्यपाषाणकालीन में क्या है? माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ में क्या होता था बताना। ठीक है, वो आप कमेंट में लिखेंगे माइक्रोलिथ क्या होता था और क्या कहा जाता था उसको, उसकी जो निर्माण की प्रक्रिया थी, टेक्नोलॉजी तकनीक था, उसको क्या कहा जाता था। तो आप इसको लिखेंगे फ्लेक, क्या बताओ? फ्लेकिंग प्रेशर, फ्लेकिंग प्रेशर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग नवपाषाण काल में। यहां के जो बर्तन होंगे वो कैसे होते हैं? घर्षित होते थे प्लस चमकदार, 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 चमकदार। देखने से, देखो, देखने से लगता है चमकदार, चमकदार। बट बर्तन क्या होंगे? पत्थर के ही होंगे। अभी तक क्या बोलते उसको, लोहा का खोज नहीं हुआ है, पत्थर के ही होंगे। ये सारा पत्थर है, पत्थर है, पत्थर, पत्थर, पत्थर है। नवपाषाण काल में पत्थर के औजारों को घिसकर चमकदार और पॉलिशदार बनाए जाने लगा। जैसे मुख्य औजार क्या क्या है? सेल्ट है, कुल्हाड़ी है, जिसको हम लोग बसुला बोलते हैं, बसुला, कुल्हेड़ जिसको बोलते हैं, बसुला। क्या क्या बोलते हैं? सेल्ट है, एक्स है, क्या क्या बोलो? सेल्ट है, एक्स है। तो नवपाषाणी काल के जो उपकरण है क्या क्या हो गए? सेल्ट है और एक्स है, AXC, ठीक है, कुल्हाड़ी है। और जो ये कैसा हुआ करते थे? घर्षित होते थे और वो बहुत ही पॉलिश्ड यानी कि चमकदार टाइप के होते थे। देखो इनका निर्माण कैसे होता था। देखो यहाँ पे मनुष्य, एक आदमी यहाँ पे है, वो बर्तन को बना रहा है, टूल्स मेकिंग कर रहा है। तो वो क्या करते, देखो ये जो बहुत महंगे पत्थर है, इनको क्या कर रहा है? खरोच रहा है दूसरे पत्थर से। तरीका कुछ भी हो सकता है, खरोच करके, जैसे सिंह का भी प्रयोग कर सकता है। इनको नीचे से खरोच खरोच करके, देखो ऐसे कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके उसको एकदम प्लेन कर रहा है, प्लेन कर रहा है। उसके बाद देखो यहां पे जो पत्थर नीचे में है, वहां पे कुछ ऐसा मतलब कुछ पत्थर जो नीचे गिरते हैं उनको यहां पे क्या करते, पीस दे रहे, देखो, ठीक है, यहां पे देख लो। ऐसे ऐसे जब घसेगा तो क्या होगा बताओ? इसको क्या बोलते हैं? सिलबट्टा बोलते हैं ना। जैसे मान के लो पत्थर को पहले क्या करेगा, जो हथौड़ा उसको से काट 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 करके उसको थोड़ा थोड़ा करके साइड कर लेगा, जो बढ़ा हुआ पार्ट। जैसे मान के चलो ये इस टाइप का, इस टाइप का है, तो इनको क्या करेगा, देखो क्या किया यहां पे, काट 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 करके एक रूप दे दिया यहां पे। फिर क्या करेगा? सिलबट्टा ऐसे ऐसे कर करके उसको क्या करेगा बताओ? घिस करके उसको प्लेन करेगा, ठीक है।
फिर उस पर क्या करेगा, एक पॉलिश लगाएगा। ठीक है, पॉलिश, उस टाइम में किसी चीज का पॉलिश लगाता होगा, देखो पॉलिश, फिर वो क्या हो जाएगा, चमकदार हो जाता होगा। और इस टाइप के औजार का प्रयोग पुनः किया जाता था। जैसे एक बार हो गया, एक बार इस औजार का हमने प्रयोग कर लिया, अब इस औजार में जैसे धार खत्म हो जाएगा तो फिर उनको घिस करके उनमें धार किया जाता था और दोबारा उसका हम लोग यूज करते थे उस टाइम में। ठीक है, तो ये सारा चीज है। तो आपने समझ रखा है कि इनके जो उपकरण है, पहले कैसा उपकरण है, घर्षित प्लस चमकदार है। कौन कौन से उपकरण है, सेल्ट और एक्स आता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, याद रख, बस दो चीज याद रखेंगे। कहेगा घर्षित उपकरण का उपयोग, घर्षित उपकरण का उपयोग, घर्षित उपकरण प्लस पॉलिशदार, कहां किया जाता था, नवपाषाण। क्या क्या था बताओ, सेल्ट है, एक्स है। निर्माण की प्रक्रिया हमने बता ही दिया आपको। ठीक है, निर्माण की प्रक्रिया को हमने क्या किया, बता ही दिया, तो अब इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, देखो यहां पे, फिर देखो यहां पे इसने क्या किया, कल क्या बताए थे, मिक्स उपकरण। देखो यहां पे इसमें क्या यूज कर दिया, लकड़ी यूज कर दिया, यहां पे क्या लगा दिया, पत्थर का जो ये है अभी जो बनाए थे हम लोग बर्तन टूल्स, देखो ये करके इसका यूज, हथौड़ा हो गया, बौसला हो गया, तो ये सारा चीज है। सेल्ट और एक्स याद रखेंगे बस इंग्लिश में ही, सेल्ट और एक्स का संबंध किस काल से है, नवपाषाण काल से। बस ऐसे क्वेश्चन पूछता है, सेल्ट का संबंध, सेल्ट जैसे उपकरण का संबंध किस पाषाण कालीन से है, तो नवपाषाण से है। बस इतना याद आप रख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो अब तो इतना चीज हो ही गया, तो थोड़ा सा जीवन यापन और कृषि पशुपालन को देख लेते हैं, जीवन यापन को देख लेते हैं। ठीक है, सब में हम लोग पहला क्या देख चुके हैं, पहला हम लोग देख चुके हैं भौगोलिक वितरण, दूसरा हम लोग क्या देख चुके हैं, उपकरण, तीसरा क्या देखेंगे, जीवन यापन लाइफ स्टाइल। तो हम लोग यहां पे क्या देखे हैं, लाइफ स्टाइल को देखते हैं। तो लाइफ स्टाइल को सबसे पहला चीज क्या है, पहला चीज हम लोग देखते हैं थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को अपने लाइफ स्टाइल से कंपेयर करेंगे। खाद्य उत्पादक, मानव अब केवल शिकारी ही नहीं रहा बल्कि अपनी फसलों का उत्पादन खुद करने लगा। नवपाषाणिक संक्रांति कहते हैं इनको। कहने का मतलब मानव सिर्फ एक तरह से कंज्यूमर ही बन के नहीं रहा, अब क्या बनने लगा, प्रोड्यूसर बन गया। ठीक है, अब क्या बनने लगा, उत्पादक बन गया। कहने का मतलब मानव अब शिकार पे ही सिर्फ निर्भर नहीं है, मानव अब खुद से क्या करने लगा, खेती करने लगा। ठीक है, फसलों का उत्पादन करने लगा। तो बताओ, मानव अब स्वतः निर्भर होने लगा। पहला चीज क्या हो गया, खाद्य उत्पादक। पहला क्या मेन इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या है कि कृषि प्रारंभ हो गया। ठीक है, देखो पहला इसमें जलवायु, जैसे हम लोग मध्य पाषाण काल में जलवायु को देख, इसमें भी जलवायु देखो, इसमें जलवायु बोलो कैसे होगा, इसका भी जो जलवायु है कहीं न कहीं मध्य पाषाण काल के तरह ही है, मध्य पाषाण काल के तरह ही है। तापमान ज्यादा है, तापमान क्या है, ज्यादा है, तापमान ज्यादा है। तापमान ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो तापमान ज्यादा होगा तो क्या होगा बताओ, घास के मैदान होंगे। यदि घास के मैदान होंगे, जो जीव जंतु घास के मैदान के अनुकूल रहने वाले होंगे, उस जीव का विकास होगा। मुख्य तौर पे हमने मध्य पाषाण काल में देखा था मछली क्या हुआ था, मछली का ज्यादा विकास हुआ था और मानव का जो मुख्य भोजन था वो मछली बन गया था। तो इस काल में भी ऐसा हुआ होगा, तो मछली अभी भी होगा इस काल में। तापमान है ठीक ठाक है, मध्य पाषाण काल के तरह ही। यहाँ पे जलवायु कैसा है, पहला क्या हमने देखा, जलवायु कैसा है, मध्य पाषाण काल के तरह, मध्य पाषाण काल के तरह, मिसोलिथिक के तरह, मध्य पाषाण काल के तरह। पहला चीज ये कोई दिक्कत नहीं है, बताओ कोई दिक्कत है तो। दूसरा चीज हमने क्या देखा, मानव अब केवल शिकारी नहीं बल्कि अपनी फसलों का उत्पादन खुद करने लगा, यानी कि कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। कृषि भी हो गया, पशुपालन भी हो गया। ठीक है, कृषि की शुरुआत हो चुकी है, पशुपालन की शुरुआत भी हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे पशुपालन अब भोजन और सुरक्षा का एक नियमित स्रोत बन गया। मध्य पाषाण काल में पशुपालन कोई एक नियमित स्रोत नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया, पशुपालन
एक नियमित स्रोत बन के रह गया, नियमित स्रोत बन गया। किसके लिए? भोजन और सुरक्षा के लिए, भोजन और सुरक्षा के लिए। क्या मेरी बात समझ आया? भोजन और सुरक्षा के लिए, ठीक है। कृषि का ज्ञान हो चुका है, मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन हो गया है, लेकिन नियमित स्रोत नव पाषाण काल में पशुपालन का हो गया है। अब मानव के पास यदि मान के चलो, मान के चलो यहाँ पे खेती करेंगे, यहाँ पे खेती करेंगे, स्वतः निर्भर होते जाएंगे, तो अब मानव के जीवन में क्या होगा? एक अस्थायित्व तो आएगा, तो एक जगह पे लंबे समय तक वो टिक पाएंगे। जो वो खानाबदोश जीवन जीते थे, अस्थायी जीवन जीते थे, तो मानव अब क्या करेंगे? एक जगह पे स्थिर होकर रहना प्रारंभ शुरू कर देंगे। तो खेती के कारण मानव ने बस्तियों बनाकर अस्थायी रूप से रहना शुरू किया, खानाबदोश जीवन समाप्त हो गया। तो अब क्या हुआ बताओ? मानव का जीवन कैसा हो गया? अस्थायी हो गया। क्या मेरी बात समझ आया? जलवायु मध्य पाषाण काल की तरह, कृषि की शुरुआत हो चुकी है, पशुपालन नियमित हो गया, अस्थायी जीवन की शुरुआत हो गया। क्यों? क्योंकि मानव अब क्या कर रहा है? खेती करना शुरू कर दिया, और खेती के कारण मानव एक जगह स्थिर होकर के अपनी बस्तियों का निर्माण करेंगे, और बस्ती निर्माण करके और फिर अस्थायी जीवन को प्राप्त करेंगे। कहने का मतलब आपको हम क्या बताए थे? मकान, कच्ची ईंट से बने मकान का भी साक्ष्य मिला है। तो सोचो मध्य पाषाण काल में क्या था? वहां पे ईंट से नहीं मिला था, वहां पे लकड़ी और क्या? लकड़ी और मिट्टी के कुछ छोटे मोटे घर कहीं से देखने को मिलता है, खोपड़ी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पे मानव क्या हो जाएंगे? अस्थायी जीवन को प्राप्त करेंगे, नियमित पशुपालन करेंगे, खाद्य उत्पादक बन जाएंगे। कहने का मतलब एक उपभोक्ता से मानव उत्पादक की तरफ गति करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, आ जाते हैं इस पे। आविष्कार, पहिया और मृदभांड, यहां पे इंपॉर्टेंट है। देखो, अब देखो हम क्या बताए थे? मानव नव पाषाण काल में मानव बर्तनों का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, मानव बर्तनों का प्रयोग नहीं करते थे। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा बर्तन का साक्ष्य देखने को मिलता है। कहां से? चौपानी मांडव से। अब यहां पे मानव नव पाषाण काल में जो बर्तन के साक्ष्य ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। अभी हम बताए थे कुम्हार का चाक किसको कहा जाता था, आप कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, मृदभांड का साक्ष्य मिला है। तो अनाज को संग्रह और भोजन पकाने के लिए मृदभांड अनिवार्य हो गए। कहने का मतलब अब जैसे मानव क्या करेंगे? यहां पे मृदभांड किसको बोलते हैं? भोजन पकाने के लिए कुछ बर्तन का निर्माण करते होंगे, उसी को हम लोग मृदभांड कहते होंगे। हो सकता वो मिट्टी के होंगे। इस काल में हाथ से बने और कुम्हार के चौक पर बने बर्तन मिलने लगा। कहने का मतलब क्या? मिट्टी के बर्तन, कुम्हार के चाक से बने बर्तन मिलने लगे। मतलब चाक एवं बर्तनों का निर्माण कब शुरू हो गया? हो तो गया था पहले मध्य पाषाण काल में ही, लेकिन थोड़ा ज्यादा मात्रा में यहां पे देखने को मिलता है। और मानव क्या करेंगे? जो मान के चलो कृषि कर रहे हैं, उससे कुछ उत्पादन होगा, उस उत्पादन को रखने के लिए भी किसी न किसी बर्तन का निर्माण करेगा। ठीक है, उन्हीं को मृदभांड नाम दे दिया गया। क्या मेरी बात समझ आया ना? तो मृदभांड का निर्माण, पहियों के आविष्कार ने न केवल परिवहन बल्कि बर्तन निर्माण में भी क्रांतिकारी बदलाव लाए। तो मानव अब पहिया का भी निर्माण शुरू कर दिया। पहिया जो होता है, पहिया का निर्माण शुरू किया। साथ ही मृदभांड जो पोट्री है उनका भी मृदभांड का निर्माण प्रारंभ किया, मृदभांड का। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में नवपाषाण काल में। आगे बढ़े, चलो। अब थोड़ा सा सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को देखते हैं। देखो पारिवारिक जीवन, थोड़ा सा अब पारिवारिक जीवन पे आते हैं। जैसे हम बताए थे, जो मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, उनको हम कंपेयर इससे करेंगे। बस्तियों का निर्माण से संयुक्त परिवार की अवधारणा आया और सामुदायिक जीवन की नींव पड़ी, कबीलाई संस्कृति का उदय हुआ। देखो मानव क्या कर रहा है? मानव ने क्या किया? कृषि का उत्पादन शुरू किया। अब कृषि को करने के लिए कहीं ना कहीं मानव क्या करेगा? एक समूह में रहना पसंद करेगा, अपने परिवार के साथ रहना पसंद करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या? उसमें सबका योगदान रहेगा, फिर अच्छा कृषि हो पाएगा। तो एक जगह अस्थायित्व को पाया। कृषि से क्या हुआ? अस्थायित्व आया। अस्थायित्व रहने से जो एक परिवार है, उस परिवार में बहुत सारे लोग हैं,
तो एक साथ वो रहना पसंद करेंगे, एक साथ एक दूसरे से बातें करना पसंद करेंगे, एक दूसरे के साथ जो इमोशंस है वो कनेक्ट होंगे। तो पारिवारिक और सामुदायिक जीवन की नींव पड़ी। कहने का मतलब यदि कहा जाए कि नवपाषाण काल में क्या हुआ, संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट निकल के आया। संयुक्त परिवार क्या आया, संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट निकल के आया। उसके बाद सामुदायिक, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामुदायिक जीवन क्या बोलते हैं, और कबीलाई समाज, जो कबीलाई संस्कृति है, कबीलाई संस्कृति है, क्या क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट रखो, कबीलाई हाँ, क्या, कबीलाई संस्कृति, कबीलाई संस्कृति का उदय हुआ। ठीक है, क्या हुआ बताओ, कबीलाई संस्कृति का उदय हुआ। क्या मेरी बात समझ आ रहा ना? संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट आया, ये धीरे धीरे कबीलाई संस्कृति में कन्वर्ट हो गया। धार्मिक विश्वास, वहां पे कुछ हम लोग देखे थे, वहां पे क्या देखे थे, जब किसी को जलाया जाता था या उसको मतलब दफनाया जाता था तो उनके साथ क्या अंतिम संस्कार में क्या कर दिया जाता था, हो सकता है उनके जो पत्नी है उनको दफना दिया जाता था, हो सकता था वो उसके साथ 3 लोगों को दफना दिया गया था, उसके बाद सामूहिक रूप से दफनाया गया था। एक चीज और देखे थे हम लोग, क्या कि दक्षिण की मुंह तरफ दे करके उसको दफनाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज धार्मिक अवधारणा को व्यक्त कर रहा है, धार्मिक विश्वास को व्यक्त कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे मध्य पाषाण काल में जो धार्मिक विश्वास है और बढ़ता गया। कहने का मतलब प्रकृति की पूजा होने लगी, मातृदेवी की उपासना होने लगी, और मृत्यु के बाद जीवन परलोक में गहरा विश्वास आना शुरू हो गया। वही हम देखे थे मध्य पाषाण काल में, हम देख चुके थे जब मानव मरते थे तो उनके साथ जो उनके कुछ वस्तुएं हैं, जैसे वो जिस समय में उसके मान के चलो जब वो युद्ध करते थे तो उनके साथ बहुत सारे उनके उपकरण थे, हथियार थे, तो उनको उनके साथ दे दिया जाता था। तो कहने का मतलब वो अवधारणा वहां पे जो है कि मानव का पुनर्जन्म होता है, इस तरह की जो अवधारणा है वहीं पे एक तरह से विश्वास मानव के अंदर आ चुका था कि इसके बाद भी कुछ होता है, इसके बाद भी कुछ है। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं पे निकल के आ गया था। मृत्यु के बाद जो जीवन में गहरा विश्वास है, जीवन की दूसरी अवधारणा निकल के आई थी, वो कहीं ना कहीं मध्य पाषाण काल में ही आ चुका था। तो यहां पे और क्या हो गया, प्रकृति की पूजा होने लगी। प्रकृति का पूजा मतलब सूर्य का पूजा होने लगा। ठीक है, तो ये उसके बाद बहुत सारे क्या बोलते उसको, प्रकृति मतलब प्रकृति में जो चीज है उनका कॉन्सेप्ट आता होगा। प्रकृति की पूजा होने लगी, मातृदेवी की उपासना होने लगी, मातृदेवी की उपासना मानव करने लगे, मातृदेवी की पूजा। अब कौन सा उस समय मातृदेवी होगा क्या पता, ये कोई क्लियर नहीं है। उसके बाद बताओ परलोक, मृत्यु के बाद जीवन में क्या बोलते, मृत्यु के बाद जीवन में गहरा विश्वास आया, गहरा विश्वास आया, इसका अवधारणा निकल के आया। तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज है। वेशभूषा और कला, कपास की खेती के कारण वस्त्र निर्माण की शुरुआत हो गई। देखो अभी तक पूरा पाषाण काल में भी वस्त्र मानव नहीं पहनते हैं, मध्य पाषाण काल भी मानव वस्त्र धारण नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही नवपाषाण काल आता है तो वहां पे मानव कपड़ा का उपयोग शुरू कर देता है। कहने का मतलब कपास की खेती की जानकारी सबसे पहले कहां पे मिलता है, नवपाषाण काल में मिलता है। आप एक चीज का आंसर लिखेंगे कमेंट में कि कपास, जो कपास है, कपास का उत्पादन का साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिला है, उत्पादन का साक्ष्य। ये आपका क्वेश्चन है, आंसर देंगे आप। ठीक है, तो कपास की खेती के कारण वस्त्र निर्माण की शुरुआत, मिट्टी की मूर्तियां और शैल चित्र का विकास होने लगा। ठीक है, कहने का मतलब जो शैल चित्र है, चित्रकला है, उनमें भी थोड़ा सा और गहराई देखने को यहाँ पे मिलता है, मिट्टी की मूर्तियों देखने को मिलता है। तो ये सारा चीज ऐसा है, वेशभूषा और कला। क्या मेरी बात समझ आया? अब हम लोग सब चीज का निचोड़ देख लेते हैं, एक बार अपने से एक बार देख लेते हैं। एक बार हम लोग यहाँ पे जो जीवन यापन है उनको थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करके चलते हैं, एक बार यहाँ पे देख लिया जाए। एक मिनट,
चलो देखो यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या है, हमने क्या देखा, कल की तरह ही जलवायु, जलवायु बताओ मध्यपाषाण काल के तरह ही, मध्यपाषाण काल के तरह ही, नवपाषाण काल में मध्यपाषाण काल की तरह ही क्या है, तापमान ज्यादा है। तापमान यदि ज्यादा है तो वहां के जो जितने जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उसी अकॉर्डिंग होंगे, इसको यह प्रभावित करेगा। कहने का मतलब जो घास के मैदान है वो ज्यादा होंगे, घास का मैदान ज्यादा होगा तो जो घास के मैदान पे रहने लायक जो जीव जंतु होंगे, पेड़ पौधे होंगे, ज्यादा मात्रा में पाएंगे। तो कहा जाता है कि कहीं न कहीं मध्यपाषाण काल में हम लोग क्या देखे थे, मछली का उत्पादन ज्यादा होता था और वही मानव का मुख्य आहार बन गया था, मुख्य आहार बन गया था। तो इसी काल में भी ऐसा हुआ होगा। ठीक है, वो तो जितनी सारा चीज मध्यपाषाण काल में है वो सारा नवपाषाण काल में होगा। ठीक है, दूसरा चीज, मानव ने कृषि की शुरुआत कर चुकी है। मानव कृषि का शुरुआत कर चुका है। जब मानव जो मेहरगढ़ से हमको प्राप्त होता है, कृषि को अपना आधार बना लिया है, ये दर्शाता है कि मानव जैसे पहले खाना बदोश जीवन जीता था, घुर घुर के जीवन जीता था। ठीक है, पहले एक उपभोक्ता का काम करता था, अब वो एक उत्पादक बन गया। उपभोक्ता से क्या बन गया है, उत्पादक बन गया है। ठीक है, इसका मतलब अब जब कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, प्लस पशुपालन का एक नियमित स्रोत बन चुका था नवपाषाण काल में। तो बताओ जब दोनों चीज हो गया, क्योंकि कृषि का जो मुख्य आधार है पशुपालन है, पशुपालन से क्या चलेगा, कृषि चलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पशुपालन का उपयोग वो कृषि में करेंगे। ठीक है, तो बताओ जब ये दोनों चीज हो जाएगा तो बताओ मानव एक अस्थायित्व को प्राप्त करेगा, तो अस्थायी जीवन आ जाएंगे। अस्थायी जीवन में क्या करेंगे बताओ, मानव बस्तियों का निर्माण करेंगे, घर बनाएंगे, बस्तियों का निर्माण करेंगे, घर बना के रहेंगे। जब बस्तियां का निर्माण करेंगे तो इसमें बहुत सारा जैसे क्या बोलते कच्ची मिट्टी के बर्तन, क्या बोलते उसको, कच्ची ईंट से भी वो घर बनाते थे। उसके बाद बताओ मिट्टी से भी घर बनाते थे। तो ये बहुत सारा चीज है। कहने का मतलब बस्तियां का भी निर्माण हो चुका है। ठीक है, जब मानव बस्ती का निर्माण करेंगे तो बताओ एक जगह सभी लोग रहना प्रारंभ कर देंगे, कृषि में सबका योगदान रहेगा। तो बताओ और क्या होगा, संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट आएगा। क्या आएगा, संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट आएगा। और संयुक्त परिवार के कॉन्सेप्ट आने से वो कबीलाई समाज की ओर, कबीलाई समुदाय की ओर, कबीलाई संस्कृति की ओर क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कबीलाई संस्कृति में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। ठीक है, मनुष्य का खान पान कैसा है, खान पान बताओ, खान पान क्या हो जाएगा, हम क्या बोले थे, हम वही चीज कि मानव क्या करेगा, थोड़ा सा खान पान में परिवर्तन हुआ होगा। जैसे पहले आग की खोज हुई तो मध्यपाषाण काल में फिर पका हुआ भोजन खाता था। अब पका हुआ भोजन तो खाता ही है, जो मध्यपाषाण काल है उसमें क्या बोलते उसको, मांस को पका करके खाता था, कृषि का कोई साक्ष्य नहीं था। अब मानव इस काल में क्या करेंगे, मांस को पकाकर भी खाएंगे, साथ ही साथ जो कृषि से जो उत्पाद पैदा हुआ है उनको भी ये पका के खाएंगे। तो बताओ खान पान में भी परिवर्तन हुआ है। वेशभूषा का मतलब क्या, कपड़े, क्योंकि कपास का खोज हो चुका है तो कपड़े भी पहनना शुरू कर देंगे, जो मध्यपाषाण और नवपाषाण में नहीं था। क्या मेरी बात समझ आया। धार्मिक जीवन में क्या परिवर्तन आया, धार्मिक जीवन में क्या परिवर्तन आया बताओ, बताओ धार्मिक जीवन में मनुष्य ने क्या किया। धार्मिक जीवन में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे परलोक की अवधारणा कॉन्सेप्ट में आया, परलोक की अवधारणा को और ज्यादा जोड़ मिला यहाँ पे, क्योंकि मध्यपाषाण काल में हम देख चुके थे कि मानव जब डेथ करता था, मानव को जब क्या क्या किया जाता था, उसको दफनाया जाता था, तो उनके साथ में क्या दे दिया, उनके जो कुछ सामान है या वस्तुएं हैं उनको साथ उनको दफना दिया जाता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि मानव कहीं न कहीं इसके बाद भी मानव का पुनर्जन्म होता है। तो परलोक की अवधारणा भी यहाँ पे निकल के आया, परलोक की अवधारणा भी निकल, धार्मिक विश्वास भी थोड़ा सा बढ़ा, धार्मिक विश्वास भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद बताओ यहाँ पे और क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे चित्र देखने को, मानव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। बहुत जगह से मानव का बहुत जगह से नृत्य करते हुए दिखाया गया है, संगीत को दिखाया गया है, मानव संगीत नृत्य को दिखाया गया है, बहुत सारे चित्रकला को दिखाया गया है, चित्रकला के माध्यम से मानव को नृत्य करते दिखाया गया है।
संगीत करते दिखाया गया है। तो कहने का मतलब क्या, भीमबेटका से जैसे क्या दिखाया गया है, भीमबेटका की जो चित्रकला है वहां पे मानव को नृत्य की मुद्रा में दिखाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है मानव को संगीत का भी ज्ञान था। ठीक है, तो इसका क्लास हम अलग से लेंगे, अब जस्ट इसी का क्लास लेंगे हम। ठीक है, तो ये सारा चीज था। तो इतना चीज क्या था, मानव के जीवन यापन। तो जीवन यापन को क्या आपने देखा, तो ये सारा चीज था। अब आप एक चीज करेंगे, जैसे मान के चलो हमने पूरा पाषाण काल को पढ़ाया, पूरा पाषाण काल को हमने डिस्कस किया, मध्य पाषाण काल को डिस्कस किया और नव पाषाण काल को डिस्कस किया। अब तीनों के अंतर को समझेंगे। ठीक है, मध्य पाषाण काल का पूरा पाषाण काल का जीवन यापन, मध्य पाषाण काल का जीवन यापन और नव पाषाण काल का जीवन यापन। अब तीनों को अंतर को बढ़िया से करेंगे और सोचेंगे इस पे थोड़ा सा। जैसे मान के चलो कैसे सोचेंगे, इससे जलवायु में अंतर दे देना है। उसके बाद कृषि, कहां पे कृषि है, कहां पे नहीं है, कहां पे नहीं है। उसके बाद पशुपालन को अंतर में लाना है, आर्थिक गतिविधियों को अंतर में लाना है, खान पान को लाना है, वेशभूषा को लाना है, धार्मिक जीवन को लाना है, सामाजिक आर्थिक स्थिति को लाना है। ठीक है, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, चित्रकला, ये सारी चीज को मिला के पढ़ना है। फिर देखना कितना मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया जो आपका पूरा पाषाण काल था। ठीक है, क्या था, पूरा पाषाण काल था, लगभग में हम लोग उसको देख चुके हैं, मध्य पाषाण को देख चुके हैं और उसके बाद हम लोग क्या देख चुके हैं, और बताओ क्या देख चुके हैं, ये हो गया है। उसके बाद ये थोड़ा सा कुछ मैं लिखा हूं आपके लिए, थोड़ा सा याद कर लेना। ये नवपाषाण काल का सविस्तार है, मेहरगढ़ से क्या मिलता है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, गेहूं जौ और कपास का भी साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिलता है। हम आपको क्वेश्चन भी दिए थे। कोल्डिवा से विश्व की चावल की खेती का प्रथम प्रमाण मिला है। बुर्जहोम से पिट डॉयलिंग, गर्तावास और कुत्ते को दफनाने की परंपरा है। आविष्कार में कृषि की शुरुआत हुई, पशुपालन की, पहिया की, कुम्हार की चौक का शुरुआत यहीं से हुआ। क्या क्या, कृषि, पशुपालन, पहिया और कुम्हार का चौक। उसके बाद हड्डी की औजार का हड्डी का जो उपकरण है सबसे ज्यादा मात्रा में कहां से मिलता है, चिरौंद से मिलता है। कहां पे है चिरौंद, बताएंगे चिरौंद कहां पे है, बिहार में है। तो ये सारा चीज है। क्या उपकरण कौन कौन से है, सेल्ट है, एक्स है, ये सारा चीज है। पॉलिशदार है। तो ये चीज सब आप लोग याद रख लेंगे। तो थोड़ा सा मैं दे दिया था ताकि आपको एक बार में याद हो जाए ये सारा चीज। तो कहने का मतलब अब ये जो पाषाण काल था, पाषाण काल के पूरा पाषाण काल को हमने करवा दिया, मध्य पाषाण काल को हमने करवा दिया, नव पाषाण काल को हमने करवा दिया। अब एक क्लास और लेंगे इस पे। ठीक है, एक क्लास इस पे लिया जाएगा पाषाण कालीन संस्कृति पे। पाषाण कालीन संस्कृति पे क्या लेंगे, पाषाण कालीन संस्कृति पे एक क्लास लिया जाएगा। वहीं पे बताऊंगा कि संस्कृति क्या होता है, संस्कृति में किस किस चीजों का अध्ययन किया जाता है। जैसे संस्कृति में सबसे पहला चीज किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, कला का अध्ययन किया जाता है, साहित्य का अध्ययन, भाषा साहित्य का अध्ययन किया जाता है, धर्म दर्शन का अध्ययन किया जाता है। ये सारे चीज को एक बार पहले देखेंगे और हम ये देखेंगे क्या बताओ जो पाषाण कालीन संस्कृति है उसमें क्या है सिर्फ। ठीक है, जैसे पाषाण कालीन संस्कृति में चित्रकला देखने को मिलता है, चित्रकला सिर्फ। ठीक है, तो इनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो एक क्लास मेरा कहना है कि एक क्लास और दे दिया जाए इसमें, ताकि आपको पूर्ण रूप से ये चैप्टर का समझ आपके अंदर बन पाए। ठीक है, और जो यहाँ पे थोड़ा सा मैं संस्कृति का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि संस्कृति क्या है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे मान के चलो अभी उसके बाद में हड़प्पा काल आएगा, उसके बाद फिर वैदिक पीरियड आएगा, वैदिक काल आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, मगध का क्या बोलते उसको, बुद्ध काल आएगा या महाजनपद काल आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, मौर्य काल आएगा। तो वहां पे फिर अलग से हम आपको संस्कृति का परिभाषा ये नहीं बताएंगे, बस वहां पे पॉइंट निकालेंगे कि क्या है। जैसे वैदिक काल में साहित्य का काल है वो, तो वहां पे साहित्य को देखा जाएगा। जैसे क्या बोलते उसको, ये जो है हड़प्पा काल है, नगर नियोजन वहां पे है कुछ अच्छे मात्रा में। ठीक है, तो कहने का मतलब एक बार संस्कृति को हम देख लेंगे कि संस्कृति में क्या क्या पढ़ा जाता है। तो एक क्लास और ले लिया जाएगा आप पे पाषाण काल पे। ठीक है, जिसमें एक बढ़िया कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और साथ ही साथ जो चित्रकला है, मुख्य तौर पे जो भीमबेटका है, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।